नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज अंग्रेजों के संघर्ष की 5वीं श्रृंखला को देखेंगे। इसके अंतर्गत अंग्रेजों का सिखों के साथ में संघर्ष को देखेंगे। जो सिखों का वर्चस्व पंजाब के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा था। इसमें हम आज आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करेंगे तथा अमृतसर की संधि को भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी श्रृंखला चल रही थी अंग्रेजों के संघर्ष की। इसमें हमने अंग्रेजों के संघर्ष के भारत में बहुत सारे कारण देखे थे। यूरोप की राजनीति, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं, नए राजाओं के साथ सामंजस्य का अभाव, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, इन सभी के कारणों से अंग्रेजों का भारत में संघर्ष प्रारंभ होता है। इसमें कर्नाटक युद्ध, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बंगाल युद्ध के बारे में 2 वीडियो में हमने पढ़ा है। उसके बाद मैसूर युद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, 4 मैसूर युद्धों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो जरूर एक बार देखें। आज हम करेंगे अंग्रेजों का सिखों के साथ संघर्ष या सिख युद्ध की चर्चा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करने से पहले सिख धर्म से जुड़े कुछ चीजों को हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हमने पीछे वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है, लेकिन कुछ पार्ट हम इसमें भी कवर करेंगे जिससे आपको इसकी पृष्ठभूमि अच्छे से समझ में आए। सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनके बारे में देखते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को होता है। गुरु बनते हैं ये 20 अगस्त 1507 को और 69 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। ये गुरु नानक देव हैं। इसके बाद अगले गुरु गुरु अंगद देव बनते हैं, जिन्हें लहाना के नाम से भी जाना जाता है। 31 मार्च 1504 को इनका जन्म होता है और 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी क्रम में गुरु अमरदास होते हैं। उसके बाद इनका जन्म 5 मई 1479 ईस्वी को होता है और ये सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले गुरु होते हैं। 95 वर्ष इनकी टोटल उम्र होती है। ये आप देख सकते हैं चित्र में। अगले हैं गुरु रामदास। ये इनका जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को होता है। गुरु रामदास ये रहे। ये इनका 42 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले गुरु अर्जुन देव हैं। 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को इनका सर उनके द्वारा जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है 43 वर्ष की आयु में। अगले हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। ये 19 जून 1595 ईस्वी में इनको जन्म होता है और इनकी उम्र 48 वर्ष होती है। उसके बाद गुरु हरराय जी। इनका जन्म 16 जनवरी 1630 को होता है और इनकी उम्र 31 वर्ष होती है। गुरु हरकिशन जी, ये छोटे बच्चे होते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में, जैसा कि 7 वर्ष की आयु या 8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगले गुरु तेग बहादुर जी हैं। इनका जो औरंगजेब होता है उसके द्वारा इनका सर कलम कर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसलिए ये इनकी कुल उम्र 54 वर्ष होती है। उसके बाद अंतिम और आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इनका अंग्रेजों के साथ माफ कीजिएगा, औरंगजेब के साथ में बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसमें इनके 4 पुत्र भी शहीद हो जाते हैं। इनकी टोटल उम्र 41 वर्ष होती है गुरु गोविंद सिंह की। चलिए, अब गुरु गोविंद सिंह के बाद में कोई गुरु नहीं बनेगा। उसके बाद सिख नेता तथा सेनापति बनेंगे। उसी क्रम में बंदा बहादुर जी को देखते हैं। बंदा बहादुर हालांकि सिख राजनीति की शुरुआत गुरु अर्जुन देव का जब जहांगीर द्वारा हत्या करवाई जाती है उसके समय से ही सिख धर्म में राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन परंतु इसको पूर्ण जोर तरीके से जब गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी की हत्या कराई जाती है औरंगजेब द्वारा, तब उसके बाद से इनका राजनीति में हस्तक्षेप होता है और बंदा बहादुर के समय में ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा अनुसार कोई अगला गुरु नहीं होगा। बंदा बहादुर सिख सेनापति के रूप में उभर कर आते हैं। ये सेनापति बनते हैं क्योंकि अब कोई गुरु नहीं होगा, केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही
अगले गुरु होंगे। बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना था। जैसा कि हमने बताया था कि राजनीति शुरू हो चुकी थी, इसलिए लाहौगढ़ को राजधानी बनाया। बंदा सिंह बहादुर ने तत्कालिक अनेक मुगल सूबेदारों को धूल चटाई। मुगल साम्राज्य के लिए बंदा बहादुर एक बड़ा खतरा बन चुके थे। उन्हें गुरदासपुर जिले में धीरवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल जो गांव में कई माह तक घेरे रखा। खाद्य सामग्री के अभाव में कारण उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया, जो फर्रुखसियर होता है उसके सामने। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों को बलिदान कर दिया जाता है। 16 जून को बादशाह फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह बहादुर और उनके मुख्य सैनिक अधिकारियों के शरीर के काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाते हैं। फर्रुखसियर को बंदा सिंह बहादुर तथा सिख साम्राज्य उसके लिए मतलब साया के तरीके उसके लिए खतरा बन चुके थे। उसे लगता था अगर ये रहे तो उसकी मुगल सत्ता खत्म हो जाएगी। बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु के बाद सिख राज्य 12 अलग अलग समूह में बट गया, जिसे आगे मिसल कहा गया। चलिए, हमने जो सिख साम्राज्य वाली वीडियो पढ़ी थी सिख धर्म की, उसमें हमने 12 मिसलों की विस्तृत से चर्चा की थी। अब लेकिन हम राणा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो उनसे जुड़ी केवल एक मिसल सुकर चकरिया के बारे में ही वर्णन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसलों का दल खालसा कहलाता था। जो मिसलों का समूह दल था वो खालसा कहलाता था। इसका गठन कैसे हुआ दल खालसा के बारे में वो हमने सिख धर्म वाले वीडियो में विस्तृत से पढ़ा। अब देखते हैं रणजीत सिंह से जुड़ी सुकर चकरिया जो मिसल थी उसके बारे में। चढ़त सिंह ने अपने पूर्वज के निवास ग्राम सुकर चक के नाम से स्थापित किया। महत्व में चढ़त सिंह का स्थान नवाब कपूर सिंह और जस्सा सिंह अहलवालिया के स्थान के बाद आता था। उसका प्रमुख क्षेत्र गुजरावाला और आसपास के इलाके थे। चढ़त सिंह के पुत्र महासिंह ने अपने पिता का उत्तराधिकार संभाला। इसके बाद उनके पुत्र शेर पंजाब रणजीत सिंह ने संभाला। ये रणजीत सिंह है। चलिए अब रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं कुछ खास। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरावाला, अब जो पाकिस्तान में है, महाराजा महासिंह के घर में हुआ था। रणजीत सिंह के पिता महासिंह सुकर चकरिया मिसल के कमांडर थे। हमने बताया था 12 मिसलें थी, उसमें एक सुकर चकरिया थी मिसल, उसके कमांडर थे। वे महज 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और राजपाट इनके हाथ में आ जाता है। पंजाब में सिख साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं कि इन्होंने सिख साम्राज्य को गठन किया तथा पंजाब साम्राज्य के नाम से उभर कर सामने आता है। अब रणजीत सिंह सिखों के नए नेता बन जाते हैं। ये पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो भारतीय पहली सेना है जो आधुनिक भारत में, वो इन्हीं के अंतर्गत मानी जाती है। उन्होंने मुल्तान, पेशावर, जम्मू कश्मीर, आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ये बहुत तेजी से सिख साम्राज्य का विस्तार करते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। बंगाल और मैसूर युद्ध के बाद अब अंग्रेजों की नजर पंजाब पर पड़ती है। पहले बंगाल का युद्ध, उससे पहले कर्नाटक का पर बहुत सारा आधिपत्य किया। उसके बाद कर्नाटक युद्ध से खत्म हुए तो उधर बंगाल में आधिपत्य कर ही लिया था और इधर मैसूर पर भी अंग्रेजों ने कर लिया था। अब इनकी मैसूर युद्ध की जीत के बाद इन्हें नेपोलियन का डर सताने लगा, तो इन्होंने अब सिख साम्राज्य की ओर नजर डाली। अंग्रेजों को नेपोलियन से खतरा महसूस हो रहा था। अंग्रेजों को डर था कहीं नेपोलियन उत्तरी मार्ग से भारत पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए अंग्रेजों ने महाराणा रणजीत सिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, क्योंकि उत्तरी भाग भारत में आने का रास्ता था। तो अंग्रेजों को डर था क्योंकि अब इधर संधि भी हो चुकी थी दिल्ली के राजा के साथ में, दिल्ली के साथ में, तो अब इन्हें डर था कि सारा साम्राज्य उनके पास, अंग्रेजों के पास आने वाला है और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वो राणा रणजीत सिंह के पास में है, तो कहीं जो नेपोलियन है वो इस मार्ग से भारत पर आक्रमण करके कब्जा ना कर ले। अब अमृतसर की संधि का प्रस्ताव देखते हैं। कारण, इसका कारण क्या था, क्यों अंग्रेजों ने संधि का प्रस्ताव भेजा। फ्रांस और रूस के मध्य 1807 में तिलसित की संधि होना,
फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट और रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के मध्य में हुई थी। यह एक शांति संधि थी। यह संधि 7 जुलाई 1807 को तिलसित जो शहर में हुई थी। इसका एक कारण और महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमने देखा था 1799 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान था उसकी अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो क्या होता है, अब टीपू सुल्तान का जो नेपोलियन के साथ में जो आपसी बातचीत का ब्यौरा बताया जाता है कि उन दोनों की आपस में बातचीत होती थी। तो कहीं टीपू का बदला लेने के लिए नेपोलियन भारत पर आक्रमण ना कर दे, ये डर अंग्रेजों को बहुत सता रहा था। इस संधि के अनुसार फ्रांस और रूस अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति रोकने का कार्य करेंगे। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अधिग्रहण की खबर मैसूर युद्ध से पता चल चुकी थी। जो अंग्रेज भारत में कब्जा कर रहे थे चारों तरफ, तो मैसूर युद्ध के बाद में ये खबर पक्की उनके पास पहुंच जाती है, फ्रांसीसियों के पास में, कि अंग्रेज भारत में बहुत ज्यादा कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि टीपू और नेपोलियन का पत्र व्यवहार निरंतर होता था। अंग्रेजों का डर था कहीं टीपू की मृत्यु का बदला लेने के लिए फ्रांस और रूस उत्तरी मार्ग से भारत पर आक्रमण ना कर दें, जैसा कि अभी हमने बताया था। क्योंकि टीपू का दोस्त नेपोलियन बताया जाता है, तो डर था कि अपनी दोस्त के बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण करके भारत को अपने कब्जे में फ्रांस ना ले ले। चलिए आगे देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि कहां से तैयार होती है अमृतसर की संधि की। पृष्ठभूमि सन 1807 ईस्वी में अंग्रेजों ने विशेष नीति के तहत महाराणा रणजीत सिंह के पास एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव कुछ इस प्रकार था, अगर रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होगा तो अंग्रेज उनकी मदद करेंगे, और अगर यदि अंग्रेजों पर कोई आक्रमण हुआ तो महाराणा रणजीत सिंह उनकी मदद करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों को डर था नेपोलियन का, इसलिए वो संधि करते हैं। सतलुज के पश्चिमी क्षेत्र पर रणजीत सिंह का अधिकार होगा और सतलुज के पूर्व में कंपनी का अधिकार होगा। आप देख सकते हैं सतलुज नदी, ये देख सकते हैं आप सतलुज नदी, इसके पश्चिम में जो है वो राणा रणजीत सिंह का है, इधर कंपनी का होगा, क्योंकि इधर मुगलों से इनकी संधि हो चुकी थी अंग्रेजों की। इन शर्तों के प्रति उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी 2 शर्तें रख दी। अफगानों और सिखों की लड़ाई में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानों के मध्य में और राणा रणजीत सिंह के मध्य में अक्सर मान सम्मान को लेकर हस्तक्षेप लड़ाइयाँ होती रहती, तो अंग्रेजों को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई। सतलुज का मालवा क्षेत्र रणजीत सिंह के पास में रहेगा। जो सतलुज का ये मालवा क्षेत्र है ना, ये रणजीत सिंह ने अपने पास मांगा था, लेकिन अंग्रेज चाहते थे राणा रणजीत सिंह यहाँ से ले ले और ये क्षेत्र पूर्व वाले क्षेत्र में आ जाएगा और ये अंग्रेज इस पे कब्जा कर ले। अंग्रेज इन शर्तों को नहीं मानते हैं, इस कारण से ये संधि 1807 में नहीं हो पाती है। आगे चल के 1809 में हालांकि ये संधि होगी, उसके बारे में आगे देखेंगे। ये आप देख सकते हैं गुजरात वाले क्षेत्र है, गुजरात के नाम से ये क्षेत्र है, गुजरात नगर नाम से। इसी तरीके से ये 5 नदियां पंजाब के नाम से, इसीलिए इसका नाम पंजाब पड़ा, देख सकते हैं चित्र में अच्छे से। चलिए आगे और देखते हैं। सन 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह मालवा क्षेत्र पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सतलुज के जो पूर्व में मालवा क्षेत्र ये वाला होता है, तो इस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज उन्हें सफल होने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अमृतसर की संधि जब तक होगी नहीं तब तक अंग्रेज सुरक्षित होंगे नहीं, और अगर राणा रणजीत सिंह ने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो संधि कभी होगी ही नहीं। मजबूर होकर राणा रणजीत सिंह ने 1809 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। अब संधि जो अमृतसर की संधि 1809 में होती है, इसकी शर्तें देखते हैं। सिखों की तरफ से महाराणा रणजीत सिंह एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मैटकाफ के नेतृत्व में इस संधि को तय हुआ। जो ये संधि हुई थी वो चार्ल्स मैटकाफ और महाराणा रणजीत सिंह के मध्य में हुई थी। सतलुज के पश्चिमी क्षेत्र पर राणा रणजीत सिंह का शासन होगा। जो सतलुज का पश्चिमी क्षेत्र है ये राणा रणजीत सिंह का है। सतलुज के पूर्व में कंपनी का अधिकार होगा। जो पूर्व का क्षेत्र है यहाँ कंपनी अपना राज करेगी। इसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ने कई विजय अभियान किए। चलिए अब इनके विजय अभियानों को, रणजीत सिंह के अभियान की श्रृंखला में 1809 में संधि हो जाती है। उसके बाद राणा रणजीत सिंह 1809 में रणजीत सिंह कांगड़ा पर विजय करते हैं। 1813 ईस्वी में अफगान के अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया और कोहिनूर हीरा भी प्राप्त किया। ये कोहिनूर हीरा की चर्चा
बराबर चलती रहेगी जब तक ये ब्रिटिश के हाथों में नहीं पहुंच जाएगा। अभी ये फिर कोहिनूर हीरा का वर्णन मिलता है। ये सासूजा जो कश्मीर का होता है, कश्मीर का गवर्नर वगैरह, उससे अपने संरक्षण में ले लिया जाता है। सन 1813 ईस्वी में अटक पर विजय प्राप्त करते हैं। सन 1818 ईस्वी में मुल्तान पर विजय प्राप्त करते हैं। सन 1819 ईस्वी में अफगान के गवर्नर जब्बर खां को पराजित किया और कश्मीर को अपने अधिकार पर ले लिया। पहले अपने संरक्षण में लिया था और अब अपने अधिकार में ले लेते हैं 1819 में। 1821 में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल और लेह को जीत लेते हैं। सन 1832 में पेशावर को जीत लिया। उसके बाद सन 1834 ईस्वी में मुजरी कबीले को पराजित कर शिकारपुर पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में यह अंग्रेजों ने ले लिया। कुछ इनकी संधियां वगैरह हुई थी, उसके अंतर्गत ये अंग्रेज इनसे ले लेते हैं। सन 1839 ईस्वी में राणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अंत में मृत्यु के 5 वर्षों के बीच में बहुत सारे शासक बदलते हैं। ये सिख धर्म के तीसरे वीडियो में हमने इसकी विशेष से चर्चा की थी, कैसे फटाफट राजा बदलेंगे। उसके बाद में छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा राजा बनेगा। अंत में 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की उम्र में दिलीप सिंह महारानी जिंदल कौर की संरचना में राजा बने। ये राणा रणजीत सिंह के पुत्र थे, सबसे छोटे। अब अंग्रेजों के मंसूबे कामयाब होने का समय आ गया था, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह मर चुके थे और दिलीप सिंह बहुत छोटे थे और उनकी संरक्षिका एक स्त्री थी। इन सभी कारणों के कारण अब अंग्रेज जो भी मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे थे, अब अंग्रेजों के मंसूबे कामयाब होने का समय आ गया था। चलिए चलते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसको देखते हैं। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1845 ईस्वी को सतलुज नदी के पूर्वी तट पर बहुत संख्या में सिपाहियों को तैनात कर दिया। जो लॉर्ड हार्डिंग था वो जानते थे अब सिखों की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, तो वो क्या करता है, सतलुज के पूर्वी तट पर बहुत सारे सिपाही लगा देता है कि सिपाही डर के मारे या तो पीछे हटेंगे सिख सिपाही, या फिर आक्रोश में आके हम पे हमला कर देंगे। संधि टूटेगी, संधि टूटने के साथ ही हम कब्जा कर लेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। ये अंग्रेजों की नीति थी। आक्रोश में आकर सिख सिपाहियों ने सतलुज नदी के पूर्वी तट पर आकर अंग्रेजों के ऊपर टूट पड़े, क्योंकि सिख सिपाही भड़क जाते हैं, क्योंकि सीमा पर बहुत सारे सैनिक लगा दिए, तो उन्हें आशंका था कि उनके साम्राज्य पे हमला होने वाला है, तो हमला होने से पहले ही ये लोग हमला कर देते हैं। इसी क्रम में अंग्रेज और सिख सिपाहियों के मध्य में प्रमुख 4 लड़ाइयां हुई। इन सभी में सिख पराजित हुए। पहली मुदकी का युद्ध हुआ, दूसरा फिरोजपुर का युद्ध हुआ, तीसरा अलीवाल का युद्ध हुआ, चौथा सोबराव का युद्ध हुआ। चलिए अब इन युद्धों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम युद्ध, जो प्रथम सिख युद्ध के प्रथम चरण 18 दिसंबर 1845 को मुदकी में हुआ। प्रधानमंत्री लाल सिंह के रणक्षेत्र से पलायन के कारण सिख सेना पराजय होना निश्चित हो गया था। जो इनका प्रधानमंत्री था लाल सिंह, वो भाग जाता है सेना से। दूसरा मोर्चा 21 दिसंबर 1845 को फिरोजपुर में हुआ, जिसे हमने देखा फिरोजपुर का युद्ध दूसरा होता है। अंग्रेजों की सेना को भारी क्षति के बावजूद लाल सिंह तथा प्रातः प्रधानमंत्री से जो सेनापति तेजा सिंह के पलायन के कारण सिख सेना पुनः पराजित हो जाती है। इन्होंने अंग्रेजी सेना को बहुत ज्यादा पराजित किया, लेकिन फिर वही लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह धोखा दे जाते हैं। चलिए तीसरा मोर्चा 21 जनवरी 1846 को बद्दोवाल में हुआ। रणजीत सिंह तथा अजीत सिंह के नायकत्व में सिख सेना ने हरि स्मिथ को पराजित किया। यद्यपि ब्रिगेडियर क्यूरेटन द्वारा सामयिक सहायता पहुंचाने के कारण अंग्रेजी सेना की परिस्थितियां कुछ संभल गई, क्योंकि पहले ये लोग जीत रहे थे रणजीत सिंह और अजीत सिंह, लेकिन बाद में अंग्रेज सेना पहुंच जाती है तो फिर अंग्रेजी सेना की जीत हो जाती है। चौथा मोर्चा 28 जनवरी 1846 को अलीवाल में हुआ। यहाँ अंग्रेजों का सिखों से अव्यवस्थित युद्ध हुआ, मतलब उल्टा सीधा युद्ध हुआ, जहां जिसको जो मिला उसने मारा काटा। अगला अंतिम रण 10 फरवरी 1846 सोबराव में हुआ था। 3 घंटे की गोलीबारी के बाद प्रधानमंत्री अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ ने सतलुज के बाएं तट पर स्थित सुदर्ण सिख मोर्चे पर आक्रमण कर दिया। प्रथमतः गुलाब सिंह ने सिख सेना को
रसद पहुंचाने में जानबूझकर ढील की थी। दूसरे, लाल सिंह ने युद्ध में सामयिक सहायता प्रदान नहीं की। तीसरे, प्रधानमंत्री सेनापति तेजा सिंह ने युद्ध के चरम बिंदु पर पहुंचने के बाद मैदान ही नहीं छोड़ा, बल्कि सिख सेना की पीठ की ओर स्थित नाव के पुल को भी तोड़ दिया। चतुर्थी, घिरकर भी सिख सिपाहियों ने अंतिम मोर्चे तक युद्ध किया, किंतु अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों और राजा दिलीप सिंह के मध्य लाहौर की संधि होती है। चलिए अब इस लाहौर की संधि को देखते हैं। अब ये गुलाब सिंह जो आपने देखा था ना, ये गुलाब सिंह बहुत बड़ा गद्दार था। इसमें उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अपनी बात मनवाने के लिए तथा अंग्रेजों के पक्ष में होने के लिए। उसकी कहानी बहुत बड़ी है, कभी समय मिलेगा तो फिर बताएं। लाहौर की संधि, यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और अंग्रेज सिखों की ओर से 7 साल के महाराजा दिलीप सिंह के मध्य 9 मार्च 1846 ईस्वी को होती है। लाहौर की संधि, शर्तें क्या क्या थी इस संधि की? दिलीप सिंह को रानी जिंदल कौर की संरक्षता में राजा स्वीकार किया जाता है। इस संधि के तहत सिखों को ब्यास और सतलुज नदियों के बीच में क्षेत्र में जालंधर दोआब को सौंपना पड़ा। अंग्रेज जो चाहते थे जालंधर दोआब का क्षेत्र, वो मिल जाता है इनको। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया जाता है। 50 लाख रुपए नगद तथा 1 करोड़ के बदले कश्मीर गुलाब सिंह को दे दिया जाता है। ये गुलाब सिंह वही गद्दार है, इसको दे दिया जाता है। कोई और ये अंग्रेजों के अधीन ही रहता है गुलाब सिंह, मतलब गुलाब सिंह को दे दिया जाता है कश्मीर, हालांकि लेकिन वो अंग्रेजों के अंडर में ही पूरा कार्य करता है। कोई भी कार्य अंग्रेजों की बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। इस संधि के तहत सिखों ने कश्मीर को हजारा और ब्यास सिंधु नदियों के बीच में पहाड़ी इलाकों के सभी किले क्षेत्र अधिकार और हित ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। महाराजा ब्रिटिश सरकार को भी सभी सौंप देंगे। जो महाराजा के पास तोपें हैं ये इस प्रकार की, जिनकी संख्या 36 थी, जो ब्रिटिश सैनिकों की ओर तान दी गई थी और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रखी थी तथा सुबराव के युद्ध में पकड़ी नहीं जा सकी। जो सुबराव का युद्ध हुआ था उसमें कुछ तोपें बच गई थी। उन सारी तोपों को महाराजा महाराजा दिलीप सिंह है वो अंग्रेजों को सौंपेंगे, क्योंकि अब इनके पास तोपें नहीं रहेंगी, केवल ब्रिटिश हुकूमत के पास तोपें होंगी। चलिए, इस संधि के कारण ही कोहिनूर हीरा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, क्योंकि इसमें अब जुर्माना लग रहा था, सब कुछ लग रहा था, तो अंग्रेज अब यहाँ से हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी को पहुंचाएंगे। इस संधि के तहत लाहौर सेना के आकार का नियंत्रण किया गया। जो लाहौर की सेना बहुत बड़ी थी उसको आकार में नियंत्रित किया गया और 36 फील्ड बंदूकें जब्त कर ली गई। बंदूकें अब नहीं होंगी इनकी सेना के पास। ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना किसी भी ब्रिटिश नागरिक को या किसी यूरोपीय या अमेरिकी नागरिक को अपनी सेवा में कभी नहीं लेंगे और ना ही रखेंगे। क्यों ये किया गया था? केवल नेपोलियन का डर इनको सता रहा था। केवल एक ही चीज थी, वो नेपोलियन। अगली संधि होती है भैरववाल की संधि। यह संधि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। जो भैरववाल की संधि है, शर्तें क्या क्या थी? रानी जिंदल कौर की संरक्षता समाप्त करके उन्हें 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। भैरववाल की संधि, अंग्रेज जो सिख सैनिक होते हैं वो कुछ उछक जाते हैं, कुछ क्रोध में आ जाते हैं, आक्रोश में आके बहुत मतलब भड़क जाते हैं और वो ये बताया गया था रानी जिंदल कौर के कारण ही ऐसा हुआ था। रानी जिंदल कौर ने उकसा दिया था कि ऐसा नहीं ऐसा, तो उसी कारण से ये विद्रोह हो जाता है। फिर संधि होती है। रीजेंसी काउंसिलिंग की स्थापना। इस काउंसिलिंग में 8 सिख सरदार शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने की। रीजेंसी काउंसिल दिलीप सिंह को वयस्क होने तक सभी निर्णय लेंगे। लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्च दिलीप सिंह व्यय करेंगे। और धीरे धीरे पहले ये था कि जो 1846 तक सेना रहेगी दिसंबर तक, फिर उसके बाद ये बोला गया कि जब तक ये 16 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक अंग्रेजी सेना लाहौर में रहेगी और उसका खर्च दिलीप सिंह के खजाने से दिया जाएगा। चलिए अब आगे और देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध, इसके बारे में देखते हैं।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद दो अपमानजनक संधियों से सिख काफी नाराज थे। दो संधियां हुई थी, लाहौर की संधि और भैरववाल की संधि। दोनों संधियां अपमानजनक थी सिखों के लिए। सिखों का खून वैसे भी गर्म था, तो सिखों ने फिर जो था विद्रोह छेड़ दिया। उस समय मुल्तान का तत्कालिक गवर्नर मूलराज था। जो मूलराज थे मुल्तान के गवर्नर थे, क्योंकि हमने देखा था जो राणा रणजीत सिंह थे उन्होंने मुल्तान को अपने कब्जे में ले लिया था। हेनरी लॉरेंस ने जो मूलराज से ज्यादा और बढ़े हुए राजस्व को मांगा, तो मूलराज ने देने से मना कर दिया। हेनरी लॉरेंस ने मुल्तान का गवर्नर बदलने की सोची, तो मूलराज ने त्यागपत्र दे दिया। कहीं कहीं मिलता है कि त्यागपत्र नहीं दिया था, बदल दिया था और दूसरा भेजा था। नए सिख गवर्नर और दो ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट पैट्रिक वेंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एडरसन को हेनरी लॉरेंस द्वारा मुल्तान भेजा गया। मुल्तान की जनता इस फैसले से सहमत नहीं थी और ब्रिटिश अफसरों की हत्या कर मूलराज के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों की हत्या कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बढ़ा हुआ राजस्व देना, क्योंकि जनता वैसे भी भूखमरी से मरती है, तो जनता वैसे भी राजस्व काफी ज्यादा था उस समय का, तो इसलिए विद्रोह हो जाता है और वो दोनों को मार देते हैं। इस प्रकार विद्रोह का आगाज हो जाता है। रानी जिंदल कौर को सिखों को उत्तेजित करने के संदेह पर शेखपुरा में बंदी बना लिया गया था। अब विद्रोह का सहयोग देने के अभियोग पर उसे पंजाब से निष्कासित कर दिया गया। जो रानी जिंदल कौर थी, अंग्रेजों को शक था कि इनके भड़काने से, पहले भैरववाल का भी जो भड़कना हुआ था, जो संधि हुई भैरववाल की, उसी के कारण, विद्रोह के कारण, दूसरा ये फिर भड़काया गया रानी जिंदल कौर द्वारा ही, इसलिए शक के आधार पे उनको बंदी बना लिया जाता है और पंजाब से निष्कासित कर लिया जाता है। कैप्टन एजेंट की साजिशों का फलस्वरूप महाराजा के भावी ससुर वयोवृद्ध छतर सिंह अटारीवाला ने भी बगावत कर दी। शेर सिंह ने भी अपने विद्रोही पिता का साथ दिया, वह भी सिख विद्रोह में परिवर्तन हो गया। जो ये सिख विद्रोह इनके द्वारा, जो शेर सिंह थे इनके द्वारा चलाया जाता। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कुछ चित्र के माध्यम से कुछ रेजिमेंटों द्वारा, ये शेर सिंह की रेजिमेंट ये जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये आई थी। यहाँ पे गुजरात आप दिख रहा है, पंजाब का गुजरात है हालांकि ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से ये युद्ध की रणनीति तैयार हुई। चलिए आप देखते हैं इससे जुड़े कुछ विद्रोहों को। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान प्रमुख युद्ध निम्न प्रकार हैं, जो विद्रोह हुए थे बीच बीच में, उनको देखते हैं। पहला रामनगर का युद्ध होता है, सन 1848 ईस्वी में हुआ। इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। दूसरा चिलियावाला का युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला या चिड़ियावाला, इसके अन्य बहुत नाम है, कहीं कहीं चिलियावाला और चिड़ियावाला, किसी अलग अलग नाम से भी पूछा जा सकता है, का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की सार्वजनिक क्षति हुई और सिख विजयी हुए। अगला मुल्तान का युद्ध होता। 1849 में रानी जिंदल कौर को पंजाब से निष्कासित करने के बाद राजा शेर सिंह द्वारा, जो हमने देखा था, जो दिलीप सिंह जो है, दिलीप सिंह के होने वाले ससुर, मतलब ये शेर सिंह उनका साला हुआ एक तरीके से, तो द्वारा किया गया था, जिसे जल्द ही अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 को गुजरात नगर में हुआ था। जो गुजरात नगर था उसमें हुआ था। सिख पूर्णतया पराजित हुए तथा 12 मार्च को यह कहकर कि आज दिलीप सिंह मर गए हैं, सिख सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 को पंजाब अंग्रेजी साम्राज्य का अंग हो जाता है। इस तरीके से छल से पंजाब के सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया जाता है और अंग्रेज अपनी विजय घोषित करते हैं। दिलीप सिंह को पेंशन देकर रानी जिंदल कौर के साथ इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। ये दोनों माँ बेटे इंग्लैंड चले जाते हैं और राजा दिलीप सिंह वहीं पर पढ़ाई करते हैं और पूरा पंजाब क्षेत्र अब अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।